क्या तू उस बेकार कुंवर चंद्रभान के साथ मिलकर मैच फिक्स कर रहा है? मैंने इस बार तुझ पर पूरे 7 करोड़ 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का सट्टा लगाया है। अगर तू हारा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे ओ बूढ़े जोरावर, अगर तू इस बार हारा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काला बाजार के अखाड़े के नीचे खड़े योद्धा गुस्से में चिल्ला रहे थे और मंच पर हो रही लड़ाई को टकटकी लगाए देख रहे थे। काला बाजार के संग्राम अखाड़े में जब भी कोई द्वंद्व युद्ध होता है तो सट्टेबाजी का बाजार खुल जाता है। हर बार अनगिनत योद्धा बड़े पैमाने पर दांव लगाते हैं। ये सट्टेबाज जो अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं अक्सर मंच पर लड़ने वाले योद्धाओं से भी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। इस बार कुंवर चंद्रभान ने पृथ्वी योद्धा सूची में 995वें स्थान पर काबिज पहलवान जोरावर को चुनौती दी थी। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को छोड़कर लगभग हर किसी ने जोरावर की जीत पर सट्टा लगाया था। हालांकि कुंवर चंद्रभान दक्षिणी मध्य महाद्वीप में एक जाना माना योद्धा है, लेकिन पृथ्वी योद्धा सूची में उसका कोई खास वजूद नहीं है। वह 995 नंबर के जोरावर के सामने कहीं नहीं टिकता। किसी को भी विश्वास नहीं था कि कुंवर चंद्रभान यह लड़ाई जीत सकता है, यहां तक कि काला बाजार वालों को भी नहीं। इस मैच में जोरावर की जीत के लिए काला बाजार का भाव बेहद कम यानी 100 पर 1 का था। फिर भी ज्यादातर लोगों ने जोरावर पर ही दांव लगाया था। कुंवर चंद्रभान की जीत पर सट्टे का भाव चौंकाने वाला था, 100 गुना मुनाफा। यह अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। इतने भारी मुनाफे के बावजूद कोई भी आकर्षित नहीं हुआ। केवल कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने ही उस पर दांव लगाया। हालांकि सभी को हैरान करते हुए लड़ाई का नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने सोचा था कि जोरावर अपनी ताकत से 30 चालों के अंदर ही कुंवर चंद्रभान को धूल चटा देगा, लेकिन अब 50 चालें हो चुकी थीं और कुंवर चंद्रभान का पलड़ा भारी था। इसने उन योद्धाओं को आग बबूला कर दिया जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। अगली 50 चालों के बाद कुंवर चंद्रभान की तलवार ने जोरावर को काटते हुए अखाड़े से नीचे फेंक दिया और लड़ाई कुंवर चंद्रभान की जीत के साथ खत्म हुई। इस नतीजे ने भीड़ में गालियों की बौछार ला दी। लानत है तुझ पर जोरावर, तू हरामखोर है। तूने यह कैसी लड़ाई लड़ी? तू उस कचरे कुंवर चंद्रभान को भी नहीं हरा पाया। बेहतर होगा कि तू जाकर कहीं डूब मरे। धत तेरे की बूढ़े जोरावर, मेरे 7 करोड़ आध्यात्मिक पत्थर गए। अरे दुष्ट, तेरे 7 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मैंने इस बार पूरे 13 करोड़ आध्यात्मिक पत्थर लगाए थे। वो मेरी पूरी जमा पूंजी थी। जोरावर, तू कमीना है, कुत्ते का पिल्ला है। लड़ाई से पहले तो तू बड़ा आत्मविश्वास दिखा रहा था कि तू जीतेगा। अब यह नतीजा देख। सच बता, क्या तूने उस बेकार कुंवर चंद्रभान के साथ मिलकर कोई साजिश रची थी? लालच में अंधे हो चुके जुआरियों के एक समूह ने जोरावर को घेर लिया। वे उसे कच्चा चबा जाना चाहते थे। अगर यह काला बाजार न होता जहां अखाड़े के नीचे लड़ाई करना सख्त मना है, तो शायद इन गुस्सैल योद्धाओं ने जोरावर के चिथड़े उड़ा दिए होते। हालांकि यह काला बाजार था और लालच में अंधे और गुस्से से भरे ये जुआरी भी इसके नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर वे लड़ना चाहते थे तो उन्हें या तो संग्राम अखाड़े में जाना पड़ता या फिर जीवन मृत्यु अखाड़े में। काला बाजार में लड़ने की अनुमति केवल इन्हीं 2 जगहों पर थी। संग्राम अखाड़ा केवल हार जीत का फैसला करता था, जीवन या मृत्यु का नहीं। लेकिन जीवन मृत्यु अखाड़ा सिर्फ और सिर्फ मौत से फैसला करता था। एक बार जीवन मृत्यु अखाड़े में जाने के बाद केवल एक ही पक्ष जीवित बच सकता था। इसलिए जब तक 2 पक्षों के बीच कोई गहरी दुश्मनी न हो, आम योद्धा आसानी से काला बाजार के जीवन मृत्यु अखाड़े में नहीं जाते थे, क्योंकि एक बार वहां पहुंचने पर किसी की किस्मत उसके अपने हाथों में नहीं रहती थी। हालांकि चाहे वह संग्राम अखाड़ा हो या जीवन मृत्यु अखाड़ा, काला बाजार हर लड़ाई पर सट्टा खोलता था। हा 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 भाई युवान, हमने तो इस बार खजाना लूट लिया। दूसरी तरफ कुंवर चंद्रभान ने विजयी हंसी हंसते हुए कहा। इस बार उसने अपनी पूरी संपत्ति पूरे 6 करोड़ 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगा दिए थे। 6 करोड़ पत्थर और 100 गुना मुनाफा। इस बार उसने पूरे 6 अरब आध्यात्मिक पत्थर कमाए थे। 6 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर से एक सामान्य मध्यम श्रेणी का नवीन रैंक का जादुई हथियार भी खरीदा जा सकता था। यह लगभग उतनी ही संपत्ति थी जितनी एक सामान्य मध्य चरण के आरोहण लोक के योद्धा के पास हो सकती है। हा 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 भाई चंद्रभान, इस बार हमारा चुनाव गजब का रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा। युवराज युवान ने उत्साहित होकर हंसते हुए कहा। उसने कुंवर चंद्रभान से भी ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर दांव पर लगाए थे। कुंवर ने 6 करोड़ लगाए थे जबकि उसने पूरे 9 करोड़। 100 गुना मुनाफे के साथ उसने कुल 9 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए। उन दोनों ने अकेले इस एक लड़ाई से ही अपार धन कमा लिया था। कुंवर चंद्रभान, क्या आप फिर से लड़ेंगे? अखाड़े के प्रभारी काला बाजार के प्रबंधक ने कुंवर चंद्रभान की ओर देखते हुए पूछा। सच कहूं तो कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान द्वारा इतना पैसा कमाए जाने से उसे थोड़ी टीस हो रही थी। इस सट्टेबाजी सत्र से होने वाले मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की जेब में चला गया था। मैं थोड़ा आराम करूंगा, अब भाई युवान को पहले जाने दो, कुंवर चंद्रभान ने हाथ हिलाते हुए कहा। अगली बारी युवराज युवान की थी, जिसने मंच पर कदम रखा और पृथ्वी योद्धा सूची में 987वें स्थान पर मौजूद योद्धा को चुनौती दी। काला बाजार में लगभग हर दिन कुछ लोगों को अखाड़े में चुनौतियां स्वीकार करने के लिए रखा जाता है। चुनौतियों के लिए साइन अप करने वाले इन योद्धाओं को काला बाजार से भारी कमीशन मिलता है। हालांकि हर कोई यह काम नहीं कर सकता। किसी के पास एक निश्चित स्तर की प्रसिद्धि होनी चाहिए। बेशक कुछ लड़ाइयां काला बाजार द्वारा पहले से तय नहीं होती हैं। तमाशा देख रहे कुछ योद्धा कभी कभी एक दूसरे को अखाड़े में द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे देते हैं। हालांकि खुद को चुनौती देने वाले इन योद्धाओं को काला बाजार से कमीशन नहीं मिलता। काला बाजार खुश होता है कि लोग उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं और वे सट्टेबाजी की दुकानें खोलकर इन द्वंद्व युद्धों से भी पैसा कमाते हैं। इस बार युवराज युवान ने पृथ्वी योद्धा सूची के 987वें योद्धा को चुनौती दी और फिर से बहुत कम लोग उसकी जीत के प्रति आशान्वित थे। हालांकि क्योंकि पिछली लड़ाई में कुंवर चंद्रभान और जोरावर के बीच काला बाजार को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार उन्होंने इतना ऊंचा भाव रखने की हिम्मत नहीं की। भाव 100 से घटाकर 10 कर दिया गया। 987वें स्थान वाले योद्धा पर सट्टा लगाने पर 10 पर 1 का भाव था, जबकि युवराज युवान पर सट्टा लगाने पर 1 पर 10 का भाव था। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने भाव की परवाह नहीं की और अपनी पिछली सारी जीत दांव पर लगा दी। बेशक वे युवराज युवान की जीत पर दांव लगा रहे थे। यह देखकर सट्टेबाजी के प्रभारी प्रबंधक ने तिरछी नजर से उन्हें देखा। लानत है, ये दोनों आज वास्तव में बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। इस आर पार के दांव का मतलब है कि अगर वे हार गए तो वे सब कुछ खो देंगे, अगर वे जीत गए तो वे मालामाल हो जाएंगे। हालांकि इस बार भाव 10 गुना कम कर दिया गया है, लेकिन जीतने पर उन्हें जो पैसा मिलेगा वह बहुत बड़ा है। जबकि कई लोग अभी भी युवराज युवान की जीत पर संदेह कर रहे थे, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान का दांव देखने के बाद कई लोगों ने उनका अनुसरण किया और अपने दांव लगाए। दांव लगाने के बाद युवराज युवान तेजी से अखाड़े पर पहुंच गया। इसके बाद एक और रोमांचक लड़ाई हुई। अंततः सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कमजोर माने जाने वाले युवराज युवान ने कुंवर चंद्रभान की तरह ही पृथ्वी योद्धा सूची में 987वें स्थान वाले योद्धा को हरा दिया और इस लड़ाई में जीत हासिल की। इस नतीजे ने दर्शकों के बीच एक और हंगामा खड़ा कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान, जिनकी ताकत पहले साधारण थी, अचानक इतना सुधार कैसे कर गए कि एक के बाद एक शीर्ष रैंकिंग वाले योद्धाओं को हराने लगे। अगर काला बाजार की निष्पक्षता और ईमानदारी की प्रतिष्ठा न होती तो वे शायद यह भी संदेह करते कि काला बाजार और इन दोनों ने मिलकर उन्हें ठगने की साजिश रची है। युवराज युवान की इस जीत ने एक बार फिर कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया। इस बार कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने पिछले बार जीती हुई सारी रकम दांव पर लगा दी थी। नतीजतन कुंवर चंद्रभान ने पूरे 60 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए, जबकि युवराज युवान ने और भी ज्यादा पूरे 90 अरब आध्यात्मिक पत्थर कमाए। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी चुनौतियां जारी रखीं।
अगली बारी कुंवर चंद्रभान की थी, जिसने पृथ्वी योद्धा सूची में 963वें स्थान वाले योद्धा को चुनौती दी। लगातार 2 भारी नुकसान झेलने के बाद सट्टेबाजी के प्रभारी ने फिर से इतना ऊंचा भाव रखने की हिम्मत नहीं की। इस बार चाहे कोई भी जीते या हारे, कुंवर चंद्रभान और चुनौती दिए गए योद्धा के बीच का भाव एक अनुपात 1 था और कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने पहले की तरह अपनी पिछली सारी जीत दांव पर लगा दी। इस बार पहले के विपरीत जब सट्टेबाजों ने भारी मात्रा में कुंवर चंद्रभान की हार पर दांव लगाया था, सट्टेबाज 2 हिस्सों में बंट गए। आधे ने कुंवर चंद्रभान की जीत पर दांव लगाया और आधे ने उसकी हार पर। लड़ाई जल्दी ही मंच पर शुरू हो गई। एक कड़ी टक्कर के बाद कुंवर चंद्रभान फिर से बाल बचा और जीत गया। उसने दूसरे योद्धा को मंच से नीचे गिरा दिया। लानत है, यह आदमी पहले द्वार में पक्का नाटक कर रहा था। इसने अपनी असली ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई। धत तेरे की, आज तो मैं लूट गया। इस आदमी को हाल ही में कौन सा खजाना मिल गया है? इसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? मैंने सुना है कि नीले वस्त्र पहने एक रहस्यमयी युवक हाल ही में युवराज युवान के निवास पर आया था। क्या यह उस व्यक्ति से संबंधित हो सकता है? मुझे लगता है कि यह शायद उसी रहस्यमयी व्यक्ति से संबंधित है, वरना इस आदमी की ताकत में अचानक इतना सुधार कैसे हो सकता है? कुछ पल के लिए आसपास के योद्धा आपस में चर्चा करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस बिंदु पर किसी को भी विश्वास नहीं था कि काला बाजार और कुंवर चंद्रभान ने जानबूझकर कोई साजिश रची थी। इस बार उन्होंने वास्तव में कुंवर चंद्रभान की जबरदस्त युद्ध क्षमता देखी थी। इस जीत ने कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की संपत्ति को क्रमशः 120 अरब और 180 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंचा दिया था। अगली बारी युवराज युवान के लड़ने की थी। अंतिम परिणाम कुंवर चंद्रभान जैसा ही रहा। एक लड़ाई के बाद उनकी कुल संपत्ति फिर से दोगुनी हो गई, जो क्रमशः 240 अरब और 360 अरब हो गई। जब दोनों ने अपनी चुनौतियां जारी रखीं, तो काला बाजार फिर से खुला और उनकी जीत के लिए भाव 2 से 1 हो गया। जब प्रत्येक ने एक और मैच जीता, तो भाव फिर से घट गया और 5 से 1 हो गया। जैसे जैसे प्रतियोगिता जारी रही, उनकी जीत के लिए भाव 100 गुना से घटकर 10 गुना हो गया। भाई चंद्रभान, अब बस करते हैं, बहुत हो गया। जब हम फायदे में हैं तभी निकल लेते हैं। अब और जुआ मत खेलो। मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारी नाव डूब जाएगी। युवराज युवान ने कुछ डरते हुए कहा। उसकी वर्तमान संपत्ति 500 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक है। इतनी बड़ी राशि सबसे अच्छा नवीन रैंक का जादुई हथियार खरीदने के लिए भी पर्याप्त है। यहां तक कि अपार धन वाले एक शिखर आरोहण लोक के विशेषज्ञ की संपत्ति भी इससे अधिक नहीं होती। ठीक है, इस आखिरी मैच के बाद वापस चलते हैं। कुंवर चंद्रभान ने सहमति में सिर हिलाया। अब उन पर दांव लगाने का भाव 10 पर 1 हो गया है, यानी महज 1/10 का मुनाफा, जो इतना बड़ा जोखिम उठाने लायक नहीं है। इस अंतिम लड़ाई में कुंवर चंद्रभान का सामना पृथ्वी योद्धा सूची में 910वें स्थान वाले योद्धा से हुआ। इस बार कुंवर चंद्रभान ने वास्तव में कड़ी टक्कर का सामना किया और अंततः 910वें स्थान वाले योद्धा को हरा दिया। इस लड़ाई को देखते हुए कुंवर चंद्रभान की वर्तमान ताकत पृथ्वी योद्धा सूची में लगभग 910वें स्थान के आसपास है। उस योद्धा को हराने के बाद कुंवर चंद्रभान अखाड़े से नीचे उतरने ही वाला था कि एक आवाज गूंजी, रुको, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं। यह सुनकर सभी की नजरें आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। बोलने वाली काले वस्त्र पहने एक महिला थी, जिसका रूप बेहद सुंदर था। उस महिला के चेहरे पर भावशून्यता थी, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जैसे उस तक पहुंचना नामुमकिन हो। मिस, क्या आप वाकई मुझे चुनौती देना चाहती हैं? कुंवर चंद्रभान ने महिला पर एक नजर डाली और कुछ संदेह के साथ पूछा। यह महिला अपनी साधना के स्तर को देखते हुए केवल महान क्षेत्र के शिखर पर थी, जबकि वह वर्तमान में पृथ्वी योद्धा सूची में 910वें स्थान पर था। यह महिला वास्तव में उसे अपने स्तर से ऊपर जाकर चुनौती देने का इरादा रखती थी। बकवास बंद करो, बेशक मुझे यकीन है। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? काले वस्त्र वाली युवती ने कुंवर चंद्रभान को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा उदासीन था। चूंकि आप जिद कर रही हैं, तो मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं, कुंवर चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही दोनों ने अपने द्वंद्व की पुष्टि की, काला बाजार फिर से खुल गया। हालांकि इस बार कुंवर चंद्रभान की जीत पर सट्टा 100 पर 1 हो गया, जो बेहद कम भाव था। दूसरी ओर काले वस्त्र वाली युवती की जीत पर सट्टा 1 पर 100 का था। हालांकि ठीक वैसे ही जैसे जब कुंवर चंद्रभान ने पहली बार चुनौती दी थी, लगभग किसी ने भी उस युवती की जीत पर दांव नहीं लगाया। कुंवर चंद्रभान की ताकत पहले से ही सबके सामने थी। वह पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 910 में जगह बनाने में कामयाब रहा था। महज एक महान क्षेत्र की योद्धा उसके खिलाफ चुनौती में कैसे सफल हो सकती थी? जैसे ही कुंवर चंद्रभान अपना पिछला सारा पैसा फिर से दांव पर लगाने वाला था, युवराज युवान ने उसे किनारे से सलाह दी। भाई चंद्रभान, सावधान रहो, इतना बड़ा जुआ मत खेलो, तुम बड़ा नुकसान उठा सकते हो। यह महिला जानती है कि तुमने अभी अभी पृथ्वी सूची में 910वीं रैंक हासिल की है, फिर भी वह तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। सावधान रहो, यह एक जाल हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ 1% मुनाफा इतना बड़ा जोखिम उठाने लायक नहीं है। यह सुनकर कुंवर चंद्रभान एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने युवराज युवान की सलाह मानी और अपनी पूरी संपत्ति दांव पर नहीं लगाई, केवल 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लगाए। हालांकि इस बार युवराज युवान ने कोई दांव नहीं लगाया। उसे लगा कि उसने पहले ही काफी कमा लिया है और जुआ जारी रखना बहुत जोखिम भरा होगा। इसके अलावा महज 1% की संभावना जोखिम के लायक नहीं थी। काले वस्त्र वाली युवती, जिसे हम दामिनी कह सकते हैं, भी सट्टेबाजी स्टेशन पर गई और अपने बचे हुए सभी 3 करोड़ 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को अपनी ही जीत पर दांव पर लगा दिया। दोनों पक्षों द्वारा दांव लगाने के बाद कुंवर चंद्रभान और दामिनी द्वंद्व युद्ध मंच पर चढ़ गए। मिस, यह देखते हुए कि आपकी साधना मुझसे एक स्तर कम है, मैं आपको पहले बार करने का मौका देता हूं, कुंवर चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए कहा, दामिनी पर एक नजर डालते हुए। दामिनी ने उसे एक संक्षिप्त नजर दी। बिना किसी और बात के उसने अपना हाथ खोला और एक अर्ध नवीन रैंक की लंबी तलवार उसकी पकड़ में दिखाई दी। तुरंत बाद एक अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी मंच पर चमक उठी। अगले ही पल कुंवर चंद्रभान चीख पड़ा। तलवार के वार से कटकर मंच से नीचे गिर गया। सन्नाटा। द्वंद्व युद्ध मंच के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें मंच पर खड़ी दामिनी पर टिकी थीं। उनकी आंखों में गहरा सदमा भरा था। एक तलवार, सिर्फ एक तलवार के वार से उसने कुंवर चंद्रभान को हरा दिया था, जिसने पृथ्वी सूची के शीर्ष 910 में जगह बनाई थी और उसने अपने स्तर से ऊपर जाकर लड़ाई लड़ी थी। यह काले वस्त्र वाली युवती आखिर कितनी शक्तिशाली थी? काफी देर बाद जब आखिरकार सबको होश आया, तो द्वंद्व युद्ध मंच के चारों ओर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह भयानक था। दामिनी की ताकत वाकई भयानक थी। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान का आज अचानक उभरना पहले ही काफी अप्रत्याशित था, लेकिन दामिनी के आने के बाद उनकी चमक तुरंत फीकी पड़ गई। भाई चंद्रभान, क्या तुम ठीक हो? युवराज युवान उसके पास गया और कुंवर चंद्रभान को जमीन से उठाया। इस समय कुंवर चंद्रभान की छाती पर एक भयानक तलवार का घाव दिखाई दे रहा था और यहां तक कि उसका अर्धनवीन रैंक का रक्षात्मक लबादा भी एक ही तलवार के वार से फट गया था। खांस खांस, ठीक हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। कुंवर चंद्रभान संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी छाती को पकड़े हुए दर्द से खांस रहा था। भाई युवान, मेरा पैसा, मेरे 100 अरब आध्यात्मिक पत्थर, कुंवर चंद्रभान चिल्लाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। भाई चंद्रभान, पैसा छोटी बात है, जान बच गई ये बड़ी बात है। युवराज युवान ने उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। 100 अरब पत्थर, ये कोई छोटी बात नहीं है, कुंवर चंद्रभान ने रोते हुए चेहरे के साथ कहा। भले ही तुमने 100 अरब पत्थर खो दिए, फिर भी तुमने 200 अरब पत्थर कमाए हैं, तो कुल मिलाकर तुमने अभी भी बहुत कुछ कमाया है। युवराज युवान ने कहा, यह अच्छी बात है कि मैंने तुम्हारी बात मानी भाई युवान, और अपना सारा पैसा दांव पर नहीं लगाया, वरना मैं आत्महत्या करना चाहता। कुंवर चंद्रभान ने उदासी से कहा, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि जब तुम फायदे में हो तो रुकना सीखो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अगर तुमने इस आखिरी दौर में जुआ नहीं खेला होता तो सब कुछ ठीक होता। युवराज युवान ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा।
मुझे कैसे पता चलता कि यह महिला इतनी मजबूत थी? कुंवर चंद्रभान ने लाचारी से कहा। उसी समय दामिनी उसके पास से गुजरी और उसके शब्द सुनकर उसने उसे एक ठंडी नजर दी। यह देखकर कुंवर चंद्रभान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। यह महिला अविश्वसनीय रूप से उग्र थी। उसे उकसाने से बचना ही सबसे अच्छा था। कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दे। हालांकि उसे अखाड़े पर दामिनी ने एक ही तलवार के वार से गिरा दिया था, वह जानता था कि अंततः उसने दया दिखाई थी, अन्यथा वह तलवार का वार आसानी से उसकी जान ले सकता था। जबकि काला बाजार का अखाड़ा जीवन मृत्यु अखाड़े जितना क्रूर नहीं था और आमतौर पर केवल एक विजेता का फैसला किया जाता था। जरूरी नहीं कि मौत हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। आखिरकार सभी उस्ताद लड़ाई में अपना हाथ नहीं रोक सकते थे और लड़ाई का जीवन मृत्यु की स्थिति में समाप्त होना कोई असामान्य बात नहीं थी। अगर आप मारे गए तो आप केवल अपनी बदकिस्मती को स्वीकार कर सकते थे। दामिनी ने कुंवर चंद्रभान की ओर देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे सट्टेबाजी क्षेत्र में गई, अपनी जीत की रकम इकट्ठी की और अखाड़े के प्रभारी व्यक्ति से कहा, मैं चुनौती देना जारी रखना चाहती हूँ। इसके बाद उसने उन योद्धाओं को चुनौती दी जिन्होंने उस दिन चुनौतियां स्वीकार की थीं। उसका अगला प्रतिद्वंद्वी पृथ्वी योद्धा सूची में 800वें स्थान पर मौजूद एक योद्धा था। इस योद्धा ने कुंवर चंद्रभान से बेहतर प्रदर्शन किया। अखाड़े से बाहर होने से पहले उसने दामिनी के 3 तलवार के वार झेले। दामिनी ने एक और बड़ा खजाना कमाया। फिर उसने अपनी जीत का उपयोग फिर से खुद पर दांव लगाने के लिए किया। अगले योद्धा को चुनौती दी। युवराज युवान और कुंवर चंद्रभान ने कुछ देर तक देखा। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। लानत है, यह महिला कहां से आई? इसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। पृथ्वी सूची में 700वें स्थान पर मौजूद एक योद्धा उसके खिलाफ केवल 10 चालें ही चल पाया। भाई चंद्रभान, चलो जल्द से जल्द वापस चलते हैं। मुझे यहाँ और रुकने में बेचैनी हो रही है, युवराज युवान ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो जल्दी करो और निकलो, कुंवर चंद्रभान ने घबराहट से कहा। जैसे ही कुंवर चंद्रभान जाने वाला था, युवराज युवान ने अचानक उसे पुकारा, भाई चंद्रभान, एक पल रुको। भाई युवान, क्या हुआ? कुंवर चंद्रभान रुक गया और उलझन में पूछा, मुझे लगता है हमें शार्दुल को हमें एस्कॉर्ट करने के लिए बुलाना चाहिए। हम काला बाजार से इतना पैसा लेकर जा रहे हैं, मुझे चिंता है कि हम जिंदा वापस नहीं पहुंच पाएंगे। युवराज युवान ने चिंता से कहा। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। हालांकि कुंवर चंद्रभान ने 100 अरब आध्यात्मिक पत्थर खो दिए थे, फिर भी उसके पास 200 अरब से अधिक थे। युवराज युवान की संपत्ति और भी चौंकाने वाली थी। उसके पास 500 अरब से अधिक आध्यात्मिक पत्थर थे। इतना बड़ा खजाना निश्चित रूप से काला बाजार छोड़ते ही अवांछित ध्यान और डकैती को आकर्षित करेगा। अन्य योद्धाओं द्वारा सट्टेबाजी की सुविधा के लिए अखाड़े पर द्वंद्व युद्ध में भाग लेने वालों को काला बाजार के लबादे पहनने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने इस द्वंद्व में भाग लेने के लिए अपनी असली पहचान उजागर की थी। इसके अलावा ठीक इसीलिए क्योंकि उनकी पहचान झांक थी, काला बाजार ने शुरू में इतना ऊंचा भाव पेश किया था जिससे उन्हें भाग्य बनाने का मौका मिला। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि टाइगर का आना और हमारी रक्षा करना सबसे अच्छा होगा। यह सुनकर कुंवर चंद्रभान ने बार बार सिर हिलाया। बोलते समय कुंवर चंद्रभान ने तुरंत अपना संचार जेड ताबीज निकाला और शार्दुल से संपर्क किया। केवल इसी क्षण कुंवर चंद्रभान को एहसास हुआ कि शार्दुल को अपना नेता मानना कितना महत्वपूर्ण था। युवराज युवान के निवास में शार्दुल आंगन में लेटा हुआ था, आलस्य से धूप सेंक रहा था। अचानक उसे संचार जेड ताबीज में कंपन महसूस हुआ। शार्दुल ने अपना पंजा बढ़ाया, संचार जेड ताबीज निकाला और अंदर के संदेश को पढ़ने के लिए अपनी दिव्य चेतना से उसमें प्रवेश किया। तुम चाहते हो कि मैं टाइगर लॉर्ड तुम्हें एस्कॉर्ट करूं? वो तो छोटे छोकरे, उनकी इतनी हिम्मत। शार्दुल ने संचार जेड ताबीज पर संदेश पढ़ने के बाद बड़बड़ाया, उफ, जो भी हो, मैं वैसे भी जाऊंगा। आखिरकार मैं उनका बॉस हूं, शार्दुल ने कहा, जमीन से उठते हुए और विराट के कमरे की ओर बढ़ते हुए। उसे बाहर जाने से पहले स्वाभाविक रूप से अपने बॉस को रिपोर्ट करना था। विराट के कमरे में प्रवेश करने के बाद शार्दुल चमका और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उड़ गया ताकि विराट को स्थिति की रिपोर्ट कर सके। उन्होंने काला बाजार में कई 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जीते। ये सुनकर विराट दंग रह गया। क्या काला बाजार में पैसा कमाना इतना आसान है? शार्दुल, चलो हम भी चलकर देखते हैं। बॉस, ये छोटी सी बात है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शार्दुल ने कहा। शार्दुल, मैं उन दोनों को एस्कॉर्ट करने नहीं जा रहा, मैं काला बाजार जाकर देखना चाहता हूं कि वे ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हैं जिससे इतना पैसा बनता है। विराट ने शार्दुल के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, लानत है, एक दिन से भी कम समय में उन्होंने सैकड़ों अरबों के पत्थर कमा लिए। यह तो प्राचीन महाद्वीप के झरने का पानी दिव्य पवन महल की स्वामिनी को बेचने के उसके धंधे से भी तेज है। विराट इतना अच्छा मौका कैसे चूक सकता था? अगर यह सच है तो यह धन का एक नया रास्ता है। इसके बाद विराट और शार्दुल ने एक साथ अनंत परम मीनार छोड़ दी। विराट ने अपना हाथ हिलाया और लापरवाही से मीनार को रख दिया। फिर विराट चंपा के कमरे में गया और उससे कहा कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और वह घर पर ही रहे और इधर उधर न जाए। इंतजाम करने के बाद विराट और शार्दुल ने युवराज युवान के निवास को छोड़ दिया और काला बाजार की ओर चल पड़े। काला बाजार में कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान शार्दुल के आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि वे दामिनी को अखाड़े पर अपना कौशल दिखाते हुए देख रहे थे। कुंवर चंद्रभान को हराने के बाद से दामिनी ने लगातार कई शीर्ष रैंकिंग वाले योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें हराया और वह पृथ्वी योद्धा सूची में शीर्ष 500 तक पहुंच गई। काला बाजार में उस पर सट्टा लगाने का भाव भी 1 से 100 से बदलकर 10 से 1 हो गया था। पृथ्वी सूची में 500वें स्थान वाले योद्धा के साथ एक भीषण लड़ाई के बाद दामिनी ने अपनी चुनौती समाप्त कर दी। सबसे पहले उसकी ताकत शायद उसी स्तर पर थी। 500वें रैंक वाले योद्धा के खिलाफ उसकी जीत पिछले चुनौतियों की तरह आसान नहीं थी, बल्कि काफी प्रयास की आवश्यकता थी। दूसरे, अब जब काला बाजार में उसकी जीत पर भाव 1% तक गिर गया था, वह जुआ जारी नहीं रखना चाहती थी। काला बाजार में आने का उसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था। क्योंकि अब कोई पैसा नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उसके रुकने का कोई मतलब नहीं था। दामिनी ने जीते हुए आध्यात्मिक पत्थर इकट्ठे किए और काला बाजार से बाहर निकल गई। क्योंकि उसने शुरू में इतनी जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित की थी, काला बाजार ने तुरंत उसके लिए बाधाओं को समायोजित कर दिया था। इसलिए हालांकि उसने काफी राशि कमाई थी, लेकिन यह कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की कमाई से काफी कम थी। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने इतना कमाया क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपनी असली ताकत छिपाई थी। हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकने का नाटक किया, जिससे उनकी असली क्षमताओं को पहचानना मुश्किल हो गया। इससे काला बाजार और अन्य सट्टेबाज योद्धाओं ने उनके प्रदर्शन का गलत आकलन किया। हालांकि दामिनी अलग थी। शुरू से ही इतनी फॉर्मिडेबल ताकत प्रदर्शित करके काला बाजार स्वाभाविक रूप से इतने ऊंचे भाव को अनिश्चित काल तक बनाए नहीं रख सकता था। इसलिए दामिनी ने केवल पहली 1 या 2 लड़ाइयों में ही बहुत पैसा कमाया। बाद की लड़ाइयों में काला बाजार द्वारा भाव समायोजित करने के बाद भले ही वह जीत गई, वह जीत का केवल 5वां या 10वां हिस्सा ही कमा सकी। काला बाजार के बाहर पर्वत सिंह और राजकुमार युगवीर कई अधीनस्थों के साथ काला बाजार की ओर चले जा रहे थे। जैसे ही वे काला बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक काले वस्त्र पहने दामिनी बाहर निकली। उसे देखते ही पर्वत सिंह की आंखें चमक उठीं। क्या खूबसूरत औरत है! अगर वह उसे पकड़कर जबीन को पेश कर सके तो वह निश्चित रूप से संतुष्ट होगा। हालांकि ऐसी सुंदर महिला को केवल जबीन को देना बर्बादी होगी। उसे जबीन को पेश करने से पहले उसे लेना होगा और खुद उसका आनंद लेना होगा। यह सोचते हुए पर्वत सिंह सीधे दामिनी की ओर बढ़ा। दामिनी अभी काला बाजार से बाहर निकली ही थी कि एक भारी भरकम आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। यह आदमी एक लोहे की मीनार जैसा था, जिसका चेहरा क्रूर था और आंखों में हवस थी। रास्ते से हटो! दामिनी ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा,
छोटी सुंदरी, तुम मुझे पसंद आ गई हो, चुपचाप मेरे साथ चलो। पर्वत सिंह ने दामिनी को घूरते हुए हवस भरी नजरों से कहा। उसने अपना बड़ा पंखे जैसा हाथ बढ़ाया, उसके गाल को छूने की कोशिश की। मैं फिर से कह रही हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूर्ख मत बनो। दामिनी पीछे हट गई, पर्वत सिंह के हाथ को चकमा देते हुए और ठंडे स्वर में कहा, ओहो, मेरे साथ सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही हो। यह सुनकर पर्वत सिंह के होंठ एक दुष्ट और क्रूर मुस्कान में बदल गए। उसने दामिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और अश्लील तरीके से कहा, तुम काफी अकड़ वाली हो, छोटी छोकरी। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सड़क पर नग्न होने के बाद भी यह बेरुखी बनाए रख पाओगी। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। यह सुनकर दामिनी की आंखों में एक बर्फीली हत्यारी मंशा चमक उठी। ओहो, अभी भी मेरे साथ सख्ती दिखाने की कोशिश, कितना मनोरंजक। छोटी छोकरी, मैं देखना चाहता हूं कि नग्न होने के बाद तुम बेरुखी रहोगी या तुम घुटने टेककर दया की भीख मांगोगी। पर्वत सिंह की आंखों में एक जंगली और कामुक चमक कौंध गई जब वह काले कपड़े पहने महिला के कपड़े फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। महज एक महान क्षेत्र के शिखर की योद्धा, उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। वह पृथ्वी सूची में शीर्ष क्रम का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से करीब था। साधारण अर्ध आरोहण लोक के विशेषज्ञों से निपटना उसके लिए बच्चों का खेल था, तो एक अज्ञात महान क्षेत्र की छोकरी की क्या बिसात। हालांकि पर्वत सिंह इस बार पूरी तरह गलत था। जैसे ही उसका हाथ दामिनी के कपड़ों की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में अचानक एक तेज तलवार की रोशनी दिखाई दी। जिस पल यह तेज तलवार की रोशनी दिखाई दी, पर्वत सिंह को अपने शरीर में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। उसे मौत का एक बेहद मजबूत खतरा महसूस हुआ। बुरा हुआ। पर्वत सिंह अपने दिल में चिल्लाया, इस अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार के वार को चकमा देने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्य से वह बहुत लापरवाह था और वह दामिनी के बहुत करीब था। इसके अलावा उसके और दामिनी के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। इन सभी कारकों ने पर्वत सिंह के लिए दामिनी की तेज और घातक तलवार के वार को चकमा देना असंभव बना दिया। सन्न, अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी और पर्वत सिंह का शरीर अचानक अकड़ गया। उसके शरीर के बीच में खून की एक रेखा दिखाई दी। अगले ही पल एक जोर की आवाज के साथ पर्वत सिंह का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया, दोनों तरफ गिर गया और सड़क पर खून बिखर गया। एक ही तलवार के वार से पर्वत सिंह को मारने के बाद दामिनी अपने बगल में खड़े राजकुमार युगवीर की ओर मुड़ी। तुम भी मरने के लायक हो, दामिनी ने राजकुमार युगवीर को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब पर्वत सिंह ने उस पर हमला किया तो राजकुमार युगवीर स्पष्ट रूप से पर्वत सिंह का साथी बनने का इरादा रखता था। इसके अलावा राजकुमार युगवीर और पर्वत सिंह के बीच के रिश्ते को देखते हुए दोनों स्पष्ट रूप से मिले हुए थे। ये दुष्ट, अत्याचारी, नीच बदमाश उससे उलझकर सभी मरने के लायक थे। तुम क्या चाहती हो? तुम कुछ भी जल्दबाजी मत करना। दामिनी द्वारा घूरे जाने पर राजकुमार युगवीर को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया और वह दो कदम पीछे लड़खड़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं राजकुमार युगवीर हूं, युमेश राजवंश का सबसे बड़ा राजकुमार। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो युमेश राजवंश नहीं, तुम्हें इसके लिए छोड़ेगा नहीं। इसके साथ युगवीर मुड़ा और चिल्लाया, एल्डर योगेश्वर, मुझे बचाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी तेजी से उड़कर आया और युगवीर के सामने खड़ा हो गया। मिस, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। काले वस्त्र वाले एल्डर योगेश्वर ने पर्वत सिंह के शव को देखा जो तलवार से दो टुकड़ों में कटा हुआ जमीन पर पड़ा था। अपनी भौहें सिकोड़ी और दामिनी की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह खुले तौर पर राजकुमार युगवीर के साथ काला बाजार के रास्ते में नहीं आया था, लेकिन वह गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा था। उसने स्पष्ट रूप से दामिनी द्वारा एक ही तलवार के वार से पर्वत सिंह को मारने का दृश्य देखा था। उस आश्चर्यजनक दृश्य ने उसे अद्वितीय झटका दिया। इस काले वस्त्र वाली युवती ने महज एक महान क्षेत्र की साधना के साथ वास्तव में एक ही तलवार के वार से पर्वत सिंह को मार डाला था। उसकी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति वास्तव में लुभावनी थी। हालांकि पर्वत सिंह की मौत को देखने के बाद एल्डर योगेश्वर तुरंत प्रकट नहीं हुआ। आखिरकार पर्वत सिंह लोह पर्वत संप्रदाय का युवा मालिक था। सड़क पर उसकी हत्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि वह भी एक आरोहण लोक का विशेषज्ञ था, लेकिन वह केवल शुरुआती चरण का योद्धा था। वह इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता था। दुर्भाग्य से जैसे ही वह जाने वाला था, युगवीर की पुकार ने उसकी उपस्थिति को उजागर कर दिया। इस समय उसके लिए खुद को इस मामले से दूर करना असंभव था। कोई और विकल्प न होने पर उसे खुद को दिखाना पड़ा। क्या तुम इस बदमाश के लिए खड़े होने जा रहे हो? दामिनी ने एल्डर योगेश्वर को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुमने सड़क पर किसी को मार डाला और तुम अभी भी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें हिम्मत किसने दी? एल्डर योगेश्वर ने यह सुनकर उपहास किया। हालांकि दामिनी मजबूत थी, लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे डरा सके। हर कोई दिव्य पवन महल के युवा स्वामी जैसा बेजोड़ प्रतिभाशाली नहीं था, जो अपनी महान क्षेत्र की साधना के साथ दो लोगों को पार करने और उसे एक ही बार में गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हो। तो तुम इस बदमाश के लिए खड़े होने वाले हो? दामिनी ने उसे घूरा। उसका चेहरा भावहीन था। क्या तुम वास्तव में अपना उत्पात जारी रखना चाहती हो? काले वस्त्र वाले योद्धा ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ी। वह इस महिला के पीछे नहीं गया, लेकिन वह पहले से ही हंगामा कर रही थी। उसने वास्तव में उसे एक शक्तिशाली आरोहण लोक के विशेषज्ञ को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही एल्डर योगेश्वर फिर से बोलने वाला था, अचानक एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी और उसकी ओर बढ़ी। यह देखकर एल्डर योगेश्वर चौंक गया और क्रोधित भी हुआ। इस महिला ने वास्तव में उस पर आरोहण लोक के शुरुआती चरणों के एक शक्तिशाली कल्टीवेटर पर हमला करने की हिम्मत की। वह अविश्वसनीय रूप से अहंकारी है। दामिनी के हमले का सामना करते हुए एल्डर योगेश्वर स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। दोनों ने तुरंत काला बाजार के पास एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। एल्डर योगेश्वर ने शुरू में सोचा था कि वह आसानी से दामिनी को हरा सकता है, लेकिन जब वे भिड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी ताकत को बहुत कम करके आंका था। हालांकि दामिनी की साधना केवल महान क्षेत्र के शिखर पर थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति किसी भी तरह से उससे कम नहीं थी। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद दोनों समान रूप से मेल खा रहे थे। युवराज युवान के निवास को छोड़ने के बाद विराट और शार्दुल काला बाजार की ओर बढ़े। जैसे ही वे काला बाजार के पास पहुंचे, उन्हें अचानक उसकी दिशा से आने वाली हिंसक लड़ाई की हलचल महसूस हुई। बॉस, लगता है वहां एक और लड़ाई हो रही है, शार्दुल ने काला बाजार की दिशा में देखते हुए कहा। चलो जल्दी चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, विराट ने काला बाजार की दिशा में देखते हुए कहा। तुरंत दोनों ने अपनी गति तेज कर दी। काला बाजार की ओर दौड़ पड़े। काला बाजार के पास पहुंचने पर विराट ने पाया कि लड़ाई उस काले वस्त्र वाले एल्डर, जिसने ललितपुर में युवराज युवान का पीछा किया था, और काले रंग के कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत महिला के बीच थी। विराट ने दामिनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवारबाजी और तकनीकों पर एक नजर डाली। उसकी नजर तेज हो गई। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी तलवारबाजी में महापंचतत्व तलवार व्यूह के निशान थे। इसके अलावा उसने जिस असली तत्व का इस्तेमाल किया वह 9 परम गहन प्रकाश रहस्य था, जिससे वह अच्छी तरह परिचित था। अरे बॉस, इस काले वस्त्र वाली युवती का बैकग्राउंड क्या है? वह 9 परम गहन प्रकाश रहस्य कैसे जानती है? शार्दुल ने भी उन तकनीकों को पहचान लिया जो दामिनी ने लड़ाई में इस्तेमाल की थी और उत्सुकता से पूछा, इस महिला का बैंगनी तलवार स्वामी के साथ कोई संबंध हो सकता है? विराट ने दामिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। 9 परम गहन प्रकाश रहस्य और महापंचतत्व तलवार व्यूह दोनों ही स्वर्ग वर्षा गुफा में बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासतें हैं और उनकी सबसे स्पष्ट हस्ताक्षर तकनीकें भी हैं। यह पहला व्यक्ति है जिसे विराट ने तलवार संप्रदाय के बाहर इन दो मार्शल आर्ट्स को जानते हुए देखा है। इसलिए विराट को यह संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या इस महिला का बैंगनी तलवार स्वामी के साथ कोई संबंध है। बॉस, क्या हमें जाकर मदद करनी चाहिए? शार्दुल ने वहां लड़ाई देखते हुए पूछा।
वह काले वस्त्र वाली युवती उस बूढ़े के लिए कोई मुकाबला नहीं लग रही है। युद्ध शक्ति के मामले में दामिनी काले वस्त्र वाले एल्डर से कम शक्तिशाली नहीं थी। हालांकि उसे अपर्याप्त साधना का सामना करना पड़ा और असली तत्व की प्रचुरता के मामले में वह अभी भी एल्डर से काफी पीछे थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, दामिनी धीरे धीरे पिछड़ने लगी। जल्दबाजी नहीं, पहले निरीक्षण करते हैं। विराट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि दामिनी अस्थायी रूप से नुकसान में थी, लेकिन एल्डर के लिए उसे हराना आसान नहीं होगा। कम से कम वह इतनी जल्दी हारने वाली नहीं थी। विराट और निरीक्षण करना चाहता था उसकी लड़ाई से दामिनी के बारे में और जानने की उम्मीद में। क्योंकि उनके नेता ने हस्तक्षेप न करने के लिए कहा था, इसलिए शार्दूल स्वाभाविक रूप से अपने दम पर कार्य नहीं करेगा। वह विराट के कंधे पर बैठ गया, चुपचाप लड़ाई देख रहा था। दूसरी तरफ दामिनी को धीरे धीरे पिछड़ते देख काले वस्त्र वाले एल्डर ने गर्व से कहा, ओ छोकरी, तू अभी बहुत अहंकार दिखा रही थी। मुझे लगा कि तुझमें कुछ असली कौशल है। अब चुपचाप घुटने टेक दे और दया की भीख मांग और मैं शायद तेरी जान बख्श दूं, वरना मेरे बेरहम होने का दोष मत देना। बूढ़े के शब्दों को सुनकर दामिनी ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसकी आंखों में ठंडक और भी बढ़ गई। बूढ़े कुत्ते, तू भी मरने के लायक है, दामिनी ने ठंडे स्वर में कहा। हे, अभी भी इतना अहंकार? ओ छोकरी, अपनी तुच्छ क्षमताओं के साथ तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकती है? तू अभी भी सपना देख रही होगी। एल्डर योगेश्वर ने उपहास किया। हालांकि जिस पल उसने वे शब्द कहे, उसका चेहरा अचानक बदल गया। दामिनी ने अपने बाएं हाथ से एक तलवार मंत्र बनाया और चिल्लाई, प्रकट हो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अचानक उसके चारों ओर सैकड़ों लंबी तलवारें दिखाई दी। इन सैकड़ों लंबी तलवारों ने एक बेहद भव्य तलवार व्यूह का निर्माण किया, जिसके भीतर अनगिनत दांव संकल्प बह रहे थे। अंत में ये दांव संकल्प एक साथ घनीभूत हो गए, एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार की मंशा में बदल गए, जो एल्डर योगेश्वर की ओर बढ़ी। यह देखकर एल्डर तुरंत भयभीत हो गया। इस भयानक तलवार की मंशा से उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। काले वस्त्र वाले एल्डर ने अपनी ओर बढ़ती भयानक तलवार की मंशा का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। साथ ही उसने अपने रक्षात्मक लबादे पर लगे रून को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे एक रक्षात्मक प्रकाश ढाल बन गई, जिसने उसे ढक लिया। महापंचतत्व तलवार व्यूह। जब दामिनी ने इस अंतिम चाल को उजागर किया, तो विराट ने तुरंत इसे पहचान लिया। वह वास्तव में असली महापंचतत्व तलवार व्यूह का उपयोग कर रही थी। इसके अलावा इस महिला ने इस व्यूह को 5वें स्तर तक साध लिया था। एकमात्र कमी यह थी कि जिस लंबी तलवार के जादुई हथियार का उपयोग उसने व्यूह को उजागर करने के लिए किया था, वह उच्च श्रेणी का नहीं था। इन सैकड़ों लंबी तलवार जादुई हथियारों में से 100 से कम अर्धनवी रैंक के थे। बाकी सभी 8वीं रैंक के शीर्ष श्रेणी के लंबी तलवार जादुई हथियार थे। महापंचतत्व तलवार व्यूह के 5वें स्तर की असली शक्ति को उजागर करने के लिए 8वीं रैंक के शीर्ष श्रेणी के हथियार का उपयोग करना मुश्किल था। हालांकि फिर भी दामिनी द्वारा उजागर की गई तलवार की मंशा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जब तलवार की मंशा एल्डर से टकराई, तो एक कान फोड़ने वाली दहाड़ उठी और एल्डर तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गया। दामिनी इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमले को उजागर करने के बाद मौत जैसी पीली पड़ गई थी। स्पष्ट रूप से हमले की अपार शक्ति ने उस पर भारी असर डाला था। राजकुमार युगवीर, जो दूर से देख रहा था, एल्डर को उड़ते हुए देखकर भयभीत हो गया। उसने और देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भाग गया। एल्डर अपने पैरों पर खड़े होने के बाद भी घबराहट में भाग गया। इतने शक्तिशाली हमले से उसे अकल्पनीय चोटें आई थीं। अगर वह नहीं गया तो उसे डर था कि वह अपनी जान गंवा देगा। एल्डर और युगवीर को भागते हुए देखकर दामिनी ने ठंडे स्वर में नथुने सिकोड़े, लेकिन पीछा नहीं किया। वह भी लड़ाई से काफी कमजोर हो गई थी। यदि लड़ाई जारी रही तो उसे डर था कि वह अन्य खतरों से निपटने में असमर्थ होगी और हो सकता है कि कोई और इसका फायदा उठा ले। दामिनी ने एक विचार के साथ अपने चारों ओर की सैकड़ों लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों को वापस म्यान में कर लिया। जैसे ही वह जाने वाली थी, हरे लबादे में एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। दामिनी ने ऊपर देखा और हरे लबादे में एक सुंदर युवक को अपना रास्ता रोकते हुए देखा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मौत की तलाश में मत आओ। दामिनी ने विराट पर एक नजर डाली और शांति से कहा। हालांकि वह ऐसे लंपट पुरुषों से नफरत करती थी, लेकिन उसका अंधाधुंध मारने का कोई इरादा नहीं था। जब तक सामने वाला वास्तव में उसके प्रति कुछ अपमानजनक नहीं करता, वह आमतौर पर उसे वास्तव में नहीं मारती। मिस, आपने अभी जो इस्तेमाल किया वह महापंचतत्व तलवार व्यूह था, है ना? विराट ने दामिनी की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? यह सुनकर दामिनी की आंखें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने विराट को घूरते हुए बर्फ जैसी आवाज में पूछा, महापंचतत्व तलवार व्यूह कभी प्रसिद्ध था, कई लोग इसे पहचान लेंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं इसे जानता हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वरुण महल के शिष्य हो? दामिनी ने विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो युवती, मैं वरुण महल का शिष्य नहीं हूं। विराट ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूं युवती, क्या तुम स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से हो? विराट ने उस पर एक नजर डाली और फिर पूछा। यह सुनकर दामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के साथ उसका जुड़ाव बेहद गुप्त था। उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया था, इस डर से कि कहीं पता न चल जाए और संप्रदाय को फंसा न दिया जाए। यह उसका सबसे बड़ा रहस्य और उसका सबसे बड़ा निषेध था। इस हरे लबादे वाले युवक को कैसे पता चला कि वह स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से है? हालांकि भले ही उसे कैसे भी पता चला हो, वह इस जानकारी को बाहर लीक नहीं होने देगी। यह सोचते हुए दामिनी ने अचानक हमला किया, अपनी तलवार विराट पर चला दी। यह देखकर विराट को लाचारी का एहसास हुआ। मैंने बस एक सवाल पूछा, क्या इतना बेरहम होना वाकई जरूरी है? जिस पर दामिनी ने हमला किया, इससे पहले कि उसकी तलवार विराट तक पहुंचती, एक रोएदार पंजे ने ब्लेड को पकड़ लिया। अरे तुम अनुचित औरत, मेरे बॉस ने तुमसे बस एक सवाल पूछा, तुम उन पर बिना किसी कारण के हमला क्यों कर रही हो? ओ छोकरी, क्या तुम मौत की तलाश में हो? उसके तलवार को रोएदार पंजे द्वारा पकड़े जाने के बाद एक गहरी भारी आवाज गूंजी। यह देखकर दामिनी के चेहरे का भाव काफी बदल गया। जब उसने अपनी लंबी तलवार को रोएदार पंजे से खींचने के लिए संघर्ष किया, तो उसे लगा जैसे तलवार कांसे और लोहे में झड़ी हुई हो, पूरी तरह से अचल। हालांकि वह मजबूत थी, लेकिन वह शार्दूल जैसे शक्तिशाली प्राणी का मुकाबला कैसे कर सकती थी? यह देखकर कि वह रोएदार पंजे से अपनी तलवार नहीं निकाल सकती, दामिनी ने बस उसे छोड़ दिया, तलवार त्याग दी और पीछे हट गई। तुरंत बाद एक विचार के साथ उसके चारों ओर सैकड़ों जादुई तलवारें फिर से दिखाई दी, जिससे एक भयानक तलवार व्यूह बन गया। अरे तुम दुष्ट औरत, अभी भी नहीं मान रही? शार्दूल क्रोधित हो गया। उसने पहले ही इस महिला पर दया दिखाई थी, फिर भी वह कृतज्ञ थी और अभी भी उसके नेता को मारना चाहती थी। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? शार्दूल विराट के कंधे से दूर हो गया। दामिनी ने केवल एक धुंधलापन देखा, इससे पहले कि एक विशाल पंजा आसमान से नीचे उतरा, उसके नए बने पंचतत्व तलवार व्यूह को चकनाचूर कर दिया। फिर विशाल पंजा नीचे की ओर जारी रहा, उसे जमीन पर पटक दिया। शार्दूल ने दामिनी को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए विराट के पास ले गया, डींग मारते हुए। बॉस, मैंने उसे पकड़ लिया है, अब आप उसे जैसे चाहें वैसे सता सकते हैं, वह कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दामिनी चौंक गई और ठंडे स्वर में चिल्लाई। ओ छोकरी, तुम पहले से ही मेरे चंगुल में हो और तुम अभी भी इतना अहंकार करने की हिम्मत करती हो। समझदार बनो और मेरे बॉस से माफी मांगो और शायद वह तुम्हें अपनी रखैल बना ले, वरना मेरे बेरहम होने और तुम्हें कुचल देने का दोष मत देना, तुम चोर औरत। शार्दूल ने अपना बड़ा मासूम दिखने वाला सिर टेढ़ा किया, दामिनी को घूरा और एक गहरी भारी आवाज में कहा, तुम लंपट चोर, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। दामिनी ने विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाई। विराट को लाचारी की लहर महसूस हुई। वह शार्दूल, उसका इरादा वास्तव में अच्छा था, लेकिन उसने चीजों को गड़बड़ कर दिया, जिससे वह खुद एक सड़क पर महिला का अपहरण करने वाले ठग जैसा दिखने लगा। मिस, आप गलत समझ रही हैं, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, विराट ने दामिनी की ओर देखते हुए कहा। मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चाई से जवाब देती हैं तो मैं आपको तुरंत रिहा कर दूंगा। हम्फ, तुम लंपट मीठी बातें करना बंद करो, मैं जानती हूं कि तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो। दामिनी ने उपहास किया।
जिस आदमी को मैंने पहले मारा था वह तुम्हारे गुर्गों में से एक था, है ना? तुम इतनी दूर तक गए, काफी नाटक किया। तुम एक पाखंडी लंपट जो बाहर से पवित्र होने का दिखावा करता है, उस आदमी से भी ज्यादा मरने के लायक है। अरे छोटी छोकरी, एहसान फरामोश मत बनो। अगर तुमने मेरे बॉस का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मेरा विश्वास करो, टाइगर तुम्हें कुचलकर मार डालेगा। महिला के शब्दों से शार्दुल क्रोधित हो गया। ठीक है शार्दुल, उसे जाने दो। विराट ने हाथ हिलाया, कुछ हद तक नाराज होकर। दामिनी ने अब तय कर लिया था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उससे कुछ भी निकलवाना मुश्किल था। वह उसे अभी के लिए जाने दे सकता था और बाद में उससे निपट सकता था। समय दिए जाने पर इस महिला को अंततः एहसास होगा कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तब वह उससे पूछताछ कर सकता था। महिला के व्यवहार को देखते हुए विराट 6 या 7 भाग निश्चित था कि वह स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय से थी, शायद बैंगनी तलवार स्वामी की वंशज भी। विराट का बैंगनी तलवार स्वामी के किसी भी वंशज को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार स्वर्ग वर्षा गुफा और बैंगनी तलवार स्वामी द्वारा छोड़ी गई विभिन्न मार्शल आर्ट विरासतों ने उसके शुरुआती दिनों में उसे और तलवार संप्रदाय को अविश्वसनीय रूप से मदद की थी और वह स्वाभाविक रूप से इस दया का बदला चुकाना चाहता था। इसके अलावा बैंगनी तलवार स्वामी की एकमात्र अंतिम इच्छा यह थी कि वह स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय की देखभाल करने में मदद करे। वह इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था। बॉस, यह कर्कशा अविश्वसनीय रूप से असभ्य है। अगर हम इसे जाने देते हैं तो वह आप पर हमला भी कर सकती है, शार्दुल ने अनिच्छा से कहा। ठीक है, उसे अभी के लिए जाने दो। अपनी ताकत के साथ वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। विराट ने शार्दुल के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि दामिनी मजबूत थी, वह इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे चोट पहुंचा सके। यदि दामिनी के महापंचतत्व तलवार व्यूह में सभी लंबी तलवारें अर्धनवीन श्रेणी की लंबी तलवारें होती तो शायद कुछ मौका होता। महापंचतत्व तलवार व्यूह के 5वें स्तर की असली शक्ति के साथ शार्दुल की ताकत के साथ भी इसे एक थप्पड़ से चकनाचूर करना बेहद मुश्किल होगा। वास्तव में महापंचतत्व तलवार व्यूह के 5वें स्तर की असली शक्ति शार्दुल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती थी। ठीक है, शार्दुल के पास विराट के शब्दों को सुनने के बाद सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में वह यह भी जानता था कि दामिनी की क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से उसके बॉस को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वह विराट की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह बस इस बात से नाराज था कि इस दुष्ट औरत ने उसके नेता को तुरंत मारने की कोशिश की थी और उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन चूंकि उसके नेता ने आदेश दिया था, वह स्वाभाविक रूप से अवज्ञा नहीं कर सकता था। शार्दुल ने अपना पंजा घुमाया, दामिनी को एक तरफ फेंक दिया। तुम दुष्ट औरत, अगर तुमने फिर से मेरे नेता पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार डालूंगा। शार्दुल ने दामिनी को घूरा, शातिर तरीके से धमकी दी। हम्फ, तुम लंपट बदमाश, दिखावा मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मेरा भरोसा जीत सकते हो? सपने देखना बंद करो। दामिनी ने शार्दुल की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। विराट पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में नथुने सिकोड़े। यह सुनकर विराट को सिर दर्द महसूस होने लगा। लानत है, एक और बिना दिमाग वाली औरत। अगर यह महिला संभवतः बैंगनी तलवार स्वामी की वंशज नहीं होती तो विराट वास्तव में इस स्वधर्मी बेवकूफ के साथ परेशान नहीं होता। ऐसी बुद्धिहीन महिला से निपटना केवल प्रयास की बर्बादी थी। शार्दुल, चलो चलें। विराट ने हाथ हिलाया और अपने बगल में शार्दुल को बुलाया। वह इस महिला से और कुछ कहने के लिए बहुत आलसी था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसके लिए और कुछ कहना व्यर्थ होगा। जहां तक उससे स्वर्ग वर्षा तलवार संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात है तो उससे बाद में निपटा जा सकता था। हाँ बॉस, शार्दुल जल्दी से उसके पीछे हो लिया। दामिनी ने विराट की दूर जाती हुई आकृति को देखा और उपहास किया। दिखावा, पाखंडी। उसे यकीन था कि विराट की हरकतें सिर्फ एक दिखावा थीं और वह निश्चित रूप से बाद में वापस आने का कोई बहाना ढूंढ लेगा। उसने अपनी यात्रा के दौरान इस तरह की चीजें अनगिनत बार देखी थीं। कुछ बिगड़े हुए रईसजादे किसी सुंदर स्त्री का दिल जीतने के लिए अक्सर उसे परेशान करने के लिए गुप्त रूप से अपने गुर्गे भेजते थे और फिर नायक की भूमिका निभाने और सुंदरी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में अचानक प्रकट होते थे। इस प्रकार उसका दिल जीत लेते थे। उसे नहीं पता था कि उसने पिछले कुछ वर्षों में इनमें से कितनी अश्लील साजिशें देखी थीं। नीले लबादे वाले इस युवक का यह दिखावटी कृत्य उन लंपट चोरों के तरीकों से अलग नहीं है। दामिनी ने काफी देर तक इंतजार किया। हरे लबादे वाले युवक की आकृति को दूर गायब होते हुए देखा। उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ये खेल खेल रहा है, सोच रहा है कि मैं इसमें फंस जाऊंगी, सपने देख रहा है। दामिनी ने विराट की गायब हुई आकृति पर एक नजर डाली और उपहास किया। वह वहां नहीं रुकी, खुद को ठीक किया और उस सराय की ओर बढ़ गई जहां वह रुकी हुई थी। उसने इस बार काला बाजार में काफी पैसा कमाया था और एक बार जब वह महापंचतत्व तलवार व्यूह के लिए आवश्यक सभी लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां इकट्ठा कर लेगी तो वह उस लंपट चोर को मार डालेगी यदि उसने फिर से उसके पास आने की हिम्मत की। आज वह बड़ी सफेद बिल्ली शार्दुल द्वारा पकड़े जाने का कारण दोहरे था। पहला, काले वस्त्र वाले एल्डर के साथ उसकी पिछली लड़ाई ने उसकी असली ऊर्जा को कम कर दिया था। दूसरा, उसने अभी तक महापंचतत्व तलवार व्यूह के लिए आवश्यक सभी उच्च स्तरीय लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां इकट्ठी नहीं की थीं। इस प्रकार वह अपनी असली शक्ति को उजागर करने से रह गई थी। जबकि महापंचतत्व तलवार व्यूह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, इसे साधना बेहद महंगा था। इस तलवार व्यूह को साधने के लिए आवश्यक लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां इकट्ठा करने के लिए वह अक्सर खुद को वित्तीय कठिनाइयों में पाती थी। सौभाग्य से उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा असाधारण रूप से उल्लेखनीय थी। उसकी युद्ध शक्ति जबरदस्त थी और उसे पैसा कमाना काफी आसान लगा। अन्यथा इस तलवार व्यूह को साधने के लिए आवश्यक कलाकृतियां इकट्ठा करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन होता। विराट और शार्दुल ने काला बाजार में प्रवेश किया और शार्दुल ने कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को एक संदेश भेजा। संदेश प्राप्त करने पर दोनों काला बाजार से जल्दी से भागते हुए आए। अरे यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे? कुंवर चंद्रभान विराट को वहां देखकर कुछ हैरान था। यह तो बस एक छोटी सी बात है, फिर भी आप मेरे लिए आए यंग मास्टर, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। युवराज युवान ने यह देखकर कुछ खेदपूर्वक कहा। ठीक है, मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम दोनों मुझे विस्तार से बताओ कि आज क्या हुआ। तुमने एक साथ इतना पैसा कैसे कमाया? हाँ, हुआ यूं कि कुंवर चंद्रभान ने जल्दी से जवाब दिया। वैसे यह मामला पूरी तरह से यंग मास्टर द्वारा दी गई मज्जा शुद्धि और अस्थि वज्र गोली की बदौलत है। इसके बाद कुंवर चंद्रभान ने दिन की घटनाओं को विस्तार से बताया। अंत में कुंवर चंद्रभान ने कुछ उदासी से कहा, अगर वह काले वस्त्र वाली युवती अंत में अचानक नहीं आई होती तो मैं उस आखिरी दौर में 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं खोता। ठीक इसीलिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और काला बाजार में दाम लगाने वाले योद्धाओं ने हमें इतना पैसा जीतते हुए देखा। मुझे डर था कि घर जाते समय वे हमें लूट लेंगे, इसलिए मैंने टाइगर लॉर्ड को संदेश भेजा, उन्हें आने और हमें एस्कॉर्ट करने के लिए कहा। युवराज युवान ने किनारे से जोड़ा, जिस काले वस्त्र वाली युवती का तुमने पहले जिक्र किया था, क्या वह वही है जिसका व्यवहार ठंडा है, युद्ध शक्ति जबरदस्त है और दिखने में काफी आकर्षक है? विराट ने कुंवर चंद्रभान की ओर देखते हुए पूछा। उसका आखिरी वाक्य सुनने के बाद, अरे यंग मास्टर, आप भी उस महिला से मिले? कुंवर चंद्रभान ने विराट के शब्दों को सुनकर आश्चर्य से पूछा। न केवल मैं उससे मिला, उस महिला ने बॉस पर हमला करने की भी कोशिश की। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉस का स्वभाव अच्छा है और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, वरना टाइगर लॉर्ड ने आज उसे कष्ट दिया होता। शार्दुल ने नथुने सिकोड़े। क्या उस महिला ने वास्तव में यंग मास्टर पर हमला किया? कुंवर चंद्रभान ने गुस्से में कहा। वह एहसान फरामोश डायन एक अच्छा सबक पाने की हकदार है। अगर वह डायन नहीं होती तो वह पूरे 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं खोता। कुंवर चंद्रभान को तब से इस बात की रंजिश थी। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। विराट ने हाथ हिलाया और कहा, कुंवर चंद्रभान, क्या तुम कह रहे हो कि उस काले वस्त्र वाली युवती ने भी बहुत पैसा जीता है?
यह सही है, लेकिन वह महिला बहुत लापरवाह थी। उसने शुरू से ही इतनी मजबूत ताकत दिखाई, जिससे काला बाजार ने समय रहते भाव समायोजित कर दिया। उसने जो पैसा जीता है वह भाई युवान और मेरे द्वारा जीते गए पैसे से बहुत कम है। यह शायद केवल कुछ 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर ही हैं। कुंवर चंद्रभान ने कहा। लानत है, उस काले वस्त्र वाली युवती पर भी हमला हो सकता है। यह सुनकर विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कुछ 100 अरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पहले से ही एक बहुत बड़ा खजाना है। एक औसत बाद के चरण के आरोहण लोक योद्धा की पूरी संपत्ति लगभग उतनी ही होती है। इतना बड़ा खजाना कई लोगों को लुभाने के लिए काफी है। हे, वह महिला मौत को दावत दे रही है। वह वास्तव में सोचती है कि युमेश शाही शहर में घूमना इतना आसान है। 90% संभावना है कि इस बार उस पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। कुंवर चंद्रभान ने दूसरे के दुर्भाग्य में आनंद लेते हुए कहा। उस महिला ने उसे उस आखिरी दौर में इतना पैसा गंवाया, अगर उसे लूट लिया जाए तो यह एकदम सही होगा। यह उसके लिए अपना गुस्सा निकालने का एक अच्छा मौका होगा। शार्दुल, चलो जल्दी करो और उसका पीछा करो। हम उसे घात लगाकर मारने नहीं दे सकते। विराट ने कुछ गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। यंग मास्टर, आप उस महिला के जीवन या मृत्यु की इतनी परवाह क्यों करते हैं? क्या आपने यह नहीं कहा था कि वह आप पर हमला करने वाली थी? कुंवर चंद्रभान ने यह सुनकर उत्सुकता से पूछा। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें कम समय में नहीं समझा सकता। वैसे भी मैं बस खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। हालांकि वह महिला थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर थी, लेकिन वह अभी भी बैंगनी तलवार स्वामी की वंशज हो सकती थी। बस इसी कारण से विराट उसे किसी और के हाथों मरने नहीं दे सकता था। यह सुनकर शार्दुल की आंखों में एहसास का एक संकेत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि बॉस को फिर से वह महिला पसंद आ गई है। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि वह महिला थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर थी, लेकिन वह अभी भी काफी सुंदर थी। बॉस की पसंद को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें वह महिला पसंद आ गई है। तुम दोनों काला बाजार में थोड़ी देर और रुको। शार्दुल और मैं अभी वापस आते हैं। विराट ने कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान से कहा। हालांकि कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन वे तब तक सुरक्षित थे जब तक वे काला बाजार में रहे। आखिरकार किसी ने भी काला बाजार के नियमों का उल्लंघन करने और उन पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक खुद काला बाजार के लोगों की बात है, वे निश्चित रूप से करोड़ों 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि करोड़ों 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बहुत थे, वे विशाल काला बाजार की तुलना में नगण्य थे। काला बाजार नियमों को सबसे ऊपर महत्व देता था, क्योंकि वे इसके अस्तित्व की नींव थे। काला बाजार नियम तोड़ने वालों को बाहरी लोगों की तुलना में अधिक कड़ी सजा देता था। जी यंग मास्टर, अपनी जेबें खजाने से भर रखी थी, जिससे विराट का शुरुआती शक और भी गहरा हो गया था।